टू माय यूट्यूब चैनल MCA शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन और आज हम लोग MCS 211 के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 1 पे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बहुत सॉरी हूँ, बहुत अपोलोजाइज़ करना चाह रही हूँ कि मैंने ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बनाई है। आई नो आप में से बहुत जनों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि यार मैम वीडियो बना लो, बट मेरे पास कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। बट मैं इस बार से कोशिश करूँगी कि आज जो ये वीडियो बनाई है और इसके बाद के जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि MCS 212 और MCS 213, इन तीन के ना मैं पैरेलली कोशिश करूँगी कि मैं पैरेलली इन तीन को एक साथ लेक्चर वाइज बनाती चलूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही है, एजुकेशनल लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अंदर से और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। एंड आई एम सीरियसली सॉरी अबाउट द डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, राइट। आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एनालिसिस ऑफ सिंपल कंस्ट्रक्ट्स और कांस्टेंट टाइम। नेक्स्ट वीडियो जो इसका लेक्चर 2 रहेगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि एनालिसिस ऑफ सिंपल एल्गोरिथम्स को हम कवर कर लें। और जो मेरी किसी भी यूनिट की जो लास्ट वीडियो होगी मैं उसमें कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसमें ना आपको क्वेश्चंस दे दूँ उस एक पर्टिकुलर यूनिट से कि क्या क्वेश्चंस अभी तक में सो फार पूछे गए हैं। ठीक है, तो होप हो सके तो आप उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे से आके पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज आंसर दैट। ओके, इंट्रोडक्शन में कुछ खास ऐसा है नहीं। एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, क्या नहीं है, क्यों यूज़ करते हैं, अभी तक हम यही सब चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसी चीज़ का है कि एल्गोरिथम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन कंप्यूटर साइंस, सर्विंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स. Understanding the efficiency of these algorithms is critical, especially as the size of the input growth. The efficiency is typically analyzed using complexity analysis, which involves both time and space resources required to execute an algorithm. Basically हम लोग शुरू से जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं एल्गोरिथम्स की वही चीज़ है कि एल्गोरिथम एक बेसिक ब्लॉक है आपका कंप्यूटर साइंस का, जिसको यूज़ करके आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके। ठीक है, और इन एल्गोरिथम्स की हम लोग एफिशिएंसी समझते हैं, इन एल्गोरिथम्स को अच्छे से समझते हैं, स्पेशली इनपुट के ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, और हम लोग एनालाइज किस बेसिस पे करते हैं, इसके टाइम और स्पेस। ऑब्वियसली बात है, कोई भी एल्गोरिथम है यही दो चीज़ें खाता है, टाइम और स्पेस। ठीक है, simple algorithms, like for simple algorithms such as searching, sorting, basing, arithmetic operation, complexity analysis provides a clear framework to assess their performance. By examining their time complexity, how the runtime grow relative to the input size, and the space complexity, the amount of memory required during the execution, we can determine the scalability and efficiency. ऑब्वियसली बात है, जितने भी सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग या फिर कोई भी बेसिक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी जो हम एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए हम लोग जो एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम दो ही चीज़ें देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितना टाइम वो ले रहा है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कितनी मेमोरी वो ले रहा है। उस बेसिस पे हम लोग उसकी स्केलेबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी को एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सो फार। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ सुपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल कवर दैट। ओके, अब ब्रीफ रिव्यू ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एक ब्रीफ रिव्यू देना चाह रहा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस मेजर द टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम। सबको पता है कि जो टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी को हम यूज़ कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है कितना नहीं। इन दिस यूनिट वी ओनली फोकस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या दिस पॉइंट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। इस यूनिट में हम लोग सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देंगे और किसी चीज़ पे नहीं। ठीक है, द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ रेट ऑफ द एल्गोरिथम रिलेटेड टू इनपुट साइज एन। एन के हिसाब से हमारे पास क्या इनपुट साइज क्या एल्गोरिथम की एफिशिएंसी रहेगी, कितना ग्रोथ रेट रहेगा कितना नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। तीन तरह के अभी तक में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तीन कौन कौन से, बिगो, ओमेगा और थीटा, राइट। बिगो यानी कि वर्स्ट केस,
जब आपका टाइम टी एन यानी कि कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम जनरली टी एन एफ एन कुछ भी आप कर सकते हैं, बट जनरली स्टैंडर्डली हम टी एन ही करते हैं। और एफ एन यानी कि आपकी इक्वेशन, आपकी कोई भी एल्गोरिथम, इसको हम एफ एन के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दैट। ठीक है, जब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो किसी भी उससे फंक्शन से या उससे कम या फिर उसके बराबर हो, जो टी एन की वैल्यू हो, तो यानी कि वो बिग ओ में है, यानी कि वो वर्स्ट केस है उसका। ओमेगा यानी कि उसका बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या है? बेस्ट केस में आपका ये है कि जो भी आपका टी एन है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली आपका सी ऑफ एफ एन में। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट केस हो गया। इसके मैंने ग्राफ्स जो हैं वो पहली वाली यूनिट की मैंने वीडियोस में बहुत डेप्थ में समझाए हुए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर तब भी आपको क्लैरिफाई नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, राइट। थीटा आपका जो होता है एवरेज केस होता है। एवरेज केस यानी कि जो आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है इक्वल्स टू आपका बिग ऑफ एन एंड ओमेगा ऑफ एन, यानी कि दोनों केस के बीच का एक तरीके से मिड एवरेज है। एवरेज एवरीबडी नो व्हाट इज एवरेज, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, analysis of simple algorithm. Now this is the main topic. We will learn this topic today. मेन टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारी आज की पूरी पीपीटी रहेगी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सिंपल कंस्ट्रक्टर और कांस्टेंट टाइम्स। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मेजर करते हैं जनरली हम बिग ओ की फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं कि हर चीज़ वर्स्ट सिनेरियो में कितनी सही रहती है। अगर वो वर्स्ट सिनेरियो में सही है तो ऑब्वियसली बात है वो बेस्ट में तो सही होगी ही, और एवरेज में भी डेफिनेटली सही होगी। तो इसीलिए अब जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो किस किस तरह का रिजल्ट हमें दे सकती है। एक तो बिग ऑफ वन यानी कि कॉन्स्टेंट। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एट बिग O ऑफ वन इफ स्टेटमेंट्स आर सिंपल लाइक असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर कोई रिकर्जन नहीं हो या लूप नहीं हो या फिर कॉल नहीं हो। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में। जैसे ये इंट एक्स है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, कि जो एक्स होगा, मेरा वेरिएबल जो एक्स होगा वो इंट टाइप का होगा। ठीक है, या फिर मैंने x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये मैंने एक तरीके से उसको असाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है। या फिर मैंने ये दे दिया, यहाँ पे भी कॉमा आना था एक्चुअली, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 52, ये भी मैंने एक तरीके से एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। तो जो भी आप सिंपल लाइन लिखते हैं जिसमें कोई रिकर्जन नहीं होता, रिकर्जन यानी कि बार बार आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती है, या फिर कोई लूप नहीं होता है, या फिर कोई इफ एल्स की कंडीशन भी नहीं होती है। अगर इफ एल्स की कंडीशन भी होती ना तो भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं होती। जब हमारी एक सिंपल सी लाइन लिखी होती है ना तब हम उसको कहते हैं बिग ऑफ एन, वो वन सॉरी विच इज़ कांस्टेंट टाइम। दिस इज़ अ कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो बिग ऑफ वन तब केसेस में यूज़ होता है जब आपकी सिंपल स्टेटमेंट होती है सिंगल लाइन की। ठीक है, बिग ऑफ एन का मतलब क्या है? दिस इज़ द रनिंग टाइम ऑफ अ सिंगल लूप स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स कंपेयरिंग टाइम, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय सम कांस्टेंट वैल्यू लूपिंग स्टेटमेंट। यानी कि जब भी आपका कोई लूप जिसमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर सिंगल लूपिंग है, एक तरीके की सिंगल लूपिंग चल रही है जिसमें कोई ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, लूप के अंदर लूप नहीं है, या फिर लूप के अंदर रिकर्जन नहीं है, या फिर इफ एल्स बहुत सारे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कंडीशंस में। ठीक है, तब आपका बिग ऑफ एन होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू से वो बढ़ रहा है। यानी कि जैसे इस एग्जांपल में देख लेते हैं, मेरा फॉर लूप है। ठीक है, मेरे फॉर लूप में आई की वैल्यू क्या है? 1। आई किससे कम होना चाहिए? एन से, और एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा है विच इज़ सी इज़ का कांस्टेंट। यहाँ पे जो सी डिनोट कर रहा है ना, मेरा कांस्टेंट डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट डिनोट कर रहा है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट आएगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे x+1, x+2, या फिर आप लगा लीजिए इफ़ कंडीशन हो वो भी चल जाएगा। ठीक है, इफ़ एल्स लग रहा हो, स्विच लग रहा हो। ठीक है,
और सिंपल सिंपल लॉजिक्स लग रहे हो बेसिकली, तब यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे भी बिग ऑफ एन ही रहेगा अगर वो माइनस का केस है तो, ठीक है। उल्टा चल रहा है यहाँ पे लूप देखोगे तो, यानी कि एन तक की एन की वैल्यू असाइन कर रखी है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और माइनस होना चाहिए सी। सी यहाँ पे अगेन कांस्टेंट है, राइट। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। बिग ऑफ एन सी यानी कि कांस्टेंट। देयर इज़ अ रनिंग टाइम ऑफ नेस्टेड लूप। जितने भी नेस्टेड लूप्स हमारे चलते हैं उसका एक रनिंग टाइम होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज equals to time complexity of these loops are equals to the number of times the innermost statement is executed। यानी कि मेरा जो लूप बाहर चल रहा है उसकी तो बिग ऑफ एन है ही है, इसकी मान लो बिग ऑफ एन है, ठीक है। अब इस लूप के अंदर ये लूप चल रहा है, राइट। अब ये लूप जितनी बार चलेगा उतना कांस्टेंट टाइम हमारा कैलकुलेट होता जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं एन सी, ठीक है। N2 N3 N की पावर 4 जो भी है वो, ठीक है। ये n की पावर c है यहाँ पे, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको सही से बता देती हूँ। o की पावर o बिग ओ n की पावर c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिग ओ n यहाँ पे एक है, ठीक है। ये अंदर एक और लूप चल रहा है, बिग ऑफ n एक और यहाँ पे आ गया। जितने लूप चल रहे होते जिसमें आपकी कांस्टेंट वैल्यू से वो बढ़ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आपका बिग ऑफ एन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पावर होगी, बिग ऑफ एन की पावर 2 इन 2 होता है वैसे, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो तो, ठीक है। अगर आपका इसका सबकन करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अगर मान लो एक और लूप इसके अंदर होता, ठीक है, बिग ऑफ एन की पावर 2 आ जाएगा। अगर मान लेते एक और इसके अंदर लूप होता, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो उसका भी बिग ऑफ एन यानी कि ओ की पावर ओ बिग ओ एन की पावर 3 हो जाता, ठीक है। ये सही से लिख नहीं रहा, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। जितना आपका कॉम्प्लिकेटेड लूप के अंदर लूप रहेगा, जितने नेस्टेड लूप्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे एन की पावर बढ़ती जाएगी। एन की पावर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बिग ओ एन की पावर सी यानी कि कांस्टेंट पावर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैव ओ की पावर ओ बिग ओ एन की पावर 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ एन की एन स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ, बिग ओ लॉग एन। इफ अ लूप इंडेक्स इन एनी कोड फ्रेगमेंटेड इज डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड फ्रेगमेंट इज बिग ओ लॉग एन। यानी कि जो भी हमारा लूप चल रहा है, जैसे ये लूप चल रहे हैं, ये लूप चल रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि i की वैल्यू 1 है, i n से छोटा है, और i मल्टीप्लाई बाय c यानी कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग, राइट। तो जब मल्टीप्लिकेशन का केस और डिवीजन का जब केस आता है, मैं बिग ओ लॉग एन के केस की बात कर रही हूँ, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ लॉग एन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, सबके लिए, थोड़ा सा मेरे को आप सोच के बताइएगा। मान लो मेरे पास एक लूप है, मान लेते हैं यही लूप है। अब इसके अंदर मेरा एक नेस्टेड लूप है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा से लिख रही हूँ जिसमें है फॉर, मैं इससे नहीं लिख रही, एक मिनट, मैं दूसरे उससे लिख देती हूँ। फॉर लूप, ठीक है, आई इक्वल्स टू, आई नहीं मान लेते जे, सॉरी, क्योंकि आई ऊपर ऑलरेडी है। एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। ओके, फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर है, इस वाले फॉर लूप के अंदर की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, j इक्वल्स टू 1, j इज़ लेस देन और इक्वल्स टू m मान लेते हैं एक वेरिएबल, j प्लस इक्वल्स टू 5 मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू से वो बढ़ रहा है, और यहाँ पे उसकी कुछ स्टेटमेंट्स है अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, ठीक है। इस लूप के अंदर ये वाला लूप चल रहा है, तो बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सोचो, मैं आपको 1 सेकेंड दे देती हूँ इसके लिए सोचने के लिए थोड़ा सा।
अगर नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। मान लो ऊपर वाले लूप की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ लॉग एन, ठीक है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी सिंपल लूप के अंदर लूप होता है, यानी कि सिंपल लूप के मान लीजिए बिग ऑफ एन होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ओ ऑफ एन। तो मेरी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ एन लॉग एन, ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर लूप है और वो लूप आपका सिंपल है, ठीक है। इस वजह से थोड़े सा आप इनके ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं आपको हो सकेगा तो स्लाइड के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू में ही आपको ना कुछ क्वेश्चंस दूंगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, सो दैट यू गेट अ जिस्ट कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंसेक्यूटिव लूप्स, वही चीज़ मैंने अभी बताई। If the code fragment is having more than one loop, time complexity of fragment is the sum of time complexities of individual loops। वही मैंने बोला ना, हर एक लूप की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगी, उसके बाद वो एड ऑन होगी या फिर सम होगी, उसके बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि जैसे ये लूप है, एक ये लूप है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक लूप आ रहे हैं, ठीक है। इसकी मान लो बिग ओ ऑफ एम हो जाएगी। अरे सॉरी, इससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। इस वाले उसकी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एम मान लेते हैं, और इस वाले लूप की हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो हमारा सम क्या रहेगा इसका, बिग ओ ऑफ एम प्लस एन, ठीक, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, एक के नीचे एक है। जो मैंने पीछे केस बताया ना, वो एक के अंदर एक था, यानी कि नेस्टेड लूप था। तो नेस्टेड लूप के केस में क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए उसमें मैंने एन लॉग एन लिखा था। और ऊपर वाले केस में भी एन स्क्वायर एन की पावर 3, जो भी जितने भी लूप्स आप ऐड ऑन करेंगे उस तरीके से होगा। मगर यहाँ पे एक के बाद एक है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एम प्लस बिग ओ ऑफ एन रहेगी, ठीक है। इफ़ वन लूपिंग स्टेटमेंट इज कॉन्जिक्यूटिव, इफ एल्स के स्टेटमेंट, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट भी होती है तब आपकी क्या रहेगी, बिग ऑफ वन, क्योंकि इफ और एल्स की जो आपकी वैल्यू रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कांस्टेंट रहती है, बिग ऑफ वन ही रहती है, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इफ एल्स की हमेशा वन रहती है, स्विच केस की भी शायद जहाँ तक वन रहती है, एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ उस चीज़ को, ठीक है। लूप्स की हमेशा बिग ऑफ एन रहेगी, और जो लूप्स आपके डिवाइड या मल्टीप्लाई के थ्रू बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, वो वैल्यू उसका आपका बिग ऑफ लॉग एन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे आप चाहिए तो लिख लीजिए अपने अलग से एक नोट पैड एज अ नोट्स की तरह। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स बट ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू परस्पेक्टिव। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ना इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँगी, सो दैट आप लोग ना प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं आए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो की ना शुरू में ही वो क्वेश्चंस को ना इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। बाकी मैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट्स यानी कि MCS 212 और MCS 213 इन लोगों की कॉन्सिक्यूटिवली चलाती रहूँगी, पैरेलली इन्हें भी डन करती रहूँगी। तो होपफुली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हों और जिनको एक्चुअली में इंटरव्यू से भी पढ़ना हो या बेसिक नॉलेज के लिए भी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।